बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर हम कहें कि वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन गो के इतना कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल इसके अंदर कंसेप्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, यानी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को हम ये नाम देते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें, एक की बात करें, तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रियान का नाम देंगे, यानी सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियान और प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हमेशा की तरह हम इसके नाम की तरफ आएंगे, इसको ये नाम क्यों दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम एक्चुअली इसकी अपीयरेंस की बेस पे दिया गया। दो हिस्से हैं इसके नाम के अंदर। पहला हिस्सा है माइटो, जिसका मतलब होता है थ्रेड, और दूसरा है कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियन से निकला है, जिसका मतलब होता है ग्रैन्यूल। तो अगर दोनों लफ्ज़ों को इनके मतलब के साथ मिला के माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट मीन, इसका पूरा मतलब निकालें, तो हम कह सकते हैं थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल कहते हैं दाने और थ्रेड कहते हैं धागा, यानी धागा नुमा दाने कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब धागा नुमा दाने, और वो भी इसकी अपीयरेंस की बेस पे। नेक्स्ट, डिस्कवरी के हवाले से कोलिंकर नामी साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम नहीं दिया, बल्कि कोलिंकर ने इनको फिला का नाम दिया। इनकी क्योंकि उनको ये फिलामेंट लाइक नज़र आए, इसलिए उन्होंने इन्हें फिला का नाम दिया, और उन्होंने इनको फर्स्ट टाइम इंसेक्ट के फ्लाइट मसल्स में डिस्कवर किया गया। बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि फिला के नाम से अभी जिनको पहचाना जाता था, इनको बायोब्लास्ट भी कहा गया। और बायोब्लास्ट कहने की वजह बुनियादी तौर पे ये थी क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो किरदार है वो लाइफ को इनिशिएट करने में, उसको स्टार्ट करने में है और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इनको बायोब्लास्ट भी कहा गया। जबकि बेंडा नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी अपीयरेंस की बेस पर इनको ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो डिफरेंट साइंटिस्ट का इसको नाम देने में और इवन इसकी डिस्कवरी के अंदर अहम किरदार था। आगे बढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन के मुताबिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली ऑर्गेनेली हैविंग इम्पोर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, जिसका एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार हो। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनेली जिसका एनर्जी प्रोडक्शन में अहम किरदार हो, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। नेक्स्ट, मजीद ड्यू टू रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में किरदार की वजह से, एज वेल एज एनर्जी प्रोविजन टू सेल, दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इनका जो रोल है, जो मेन फंक्शन है, वो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करके सेल को प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि एनर्जी की इस प्रोडक्शन, एनर्जी की इस प्रोविजन की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल का भी नाम देते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेल को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबर एंड अकरेंस, कितनी तादाद होती है और साथ ही साथ ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अकरेंस का पॉइंट तो हमारा डेफिनेशन में किसी हद तक क्लियर हुआ। सिंपली हमने कहा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और जहाँ भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर की बात होती है तो ये क्लियर होता है कि ये वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली या सब सेलुलर कंपोनेंट है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो अकरेंस के हवाले से ये क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मज़ीद एक्सेप्शनल केस भी है कि मैच्योर आरबीसी जो कि यूकैरियोटिक सेल है उनमें ये नहीं पाए जाते, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्ट में आरबीसीज़ के अंदर मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होते हैं आरबीसीज़ इनको ख़त्म कर देते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसीज़ अपना जो रिमेनिंग पार्ट है लाइफ का उसको पूरा करते हैं। तो अकरेंस थी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आरबीसीज़ जो कि मैच्योर है, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। रही बात नंबर की तादाद के हवाले से, तो नंबर इनका वेरी करता रहता है।
कुछ यूकेरियोटिक सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर सिर्फ और सिर्फ एक है, जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, लाइक क्लोरेला, लाइक क्लेमेडोमोनास, इनके अंदर सिर्फ एक एक माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें बाकी ऑर्गेनिजम्स की तो ज़्यादातर में तादाद मल्टीपल है, हज़ारों में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और मैक्सिमम नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का हमें मसल सेल्स के अंदर मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला वगैरह में, जबकि अगर हम मसल सेल की बात करें तो मसल सेल में ये 5 लाख तक पहुंच जाते हैं, 5 लाख तक भी इनकी तादाद पहुंच जाती है। ये तो एक नॉर्मल नंबर है। जबकि अगर हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की बेस पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करें तो वो डिपेंडिंग अपॉन यूज, डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के सेल को कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, टिश्यू कितना इस्तेमाल होता है, उस बेस पे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो मेंटेन की जाती है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम मसल सेल की बात करते हैं, मसल सेल में फॉर एग्जांपल 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली मौजूद हैं। अगर उन्हीं मसल्स को एक्सरसाइज के जरिए यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उनसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ली जाती है, तो क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ेगी, वो 5 लाख से 6 लाख की तरफ जा सकते हैं, 7 लाख की तरफ भी जा सकते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की, उनकी तादाद बढ़ रही है, डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर कि वो उनकी ज़रूरत कितनी है। सेल जब यूज़ होगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ने के लिए उसको पूरा करने के लिए सेल के अंदर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ेगी। लेकिन अगर वही मसल सेल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज करता है, मिनिमाइज करता है, तो क्या होगा जो बढ़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, और उसी सेल के अंदर मौजूद लाइसोसोम उनको क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे, उनको सप्लिट करके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके इसी माइटोकॉन्ड्रियल नंबर को मिनिमाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इनको मेंटेन किया जा रहा है लाइसोसोम्स के जरिए, अगर इनकी तादाद को कम करना है। जबकि बढ़ाने का जो अगर हम देखें तो वो डिपेंड कर रहा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर और अक्रेंस, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स, सभी यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज। मैच्योर आरबीसीज के अलावा तकरीबन सभी जो यूकेरियोट्स हैं, यूकेरियोटिक सेल्स हैं, उनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। वाइल नंबर, अगर तादाद की बात करें, दे वेरी ग्रेटली, इनकी तादाद जो है वो बड़े पैमाने पर उसमें जो है वो तब्दीली देखी गई है। इट डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी किसी सेल की उतने ही ज़्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जितनी कम एक्टिविटी उतना ही कम उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप और स्ट्रक्चर कैसा है? माइक्रोस्कोप में देखने पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अलग नज़र आते हैं, वो वेजिकल नुमा हो सकते हैं, यानी छोटी छोटी थैलियाँ लाइक दिस। इसी तरह माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में ये रॉड लाइक भी नज़र आते हैं, ऐसे लंबूतरे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। और इसी तरह माइक्रोस्कोप में ये फर्दर इस वेजिकल या रॉड के साथ साथ फिलामेंट लाइक भी अपीयर होते हैं, नज़र आते हैं। तो जब भी हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो ये वेजिकल लाइक, रॉड लाइक या फिर फिलामेंट लाइक नज़र आते हैं। इनका मज़ीद स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चलता। मज़ीद स्ट्रक्चर को समझने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी यही लिखा गया है, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर्स लाइक वेजिकल, लाइक रॉड्स, लाइक फिलामेंट्स। वेजिकल यानी छोटी छोटी थैलियों की सूरत में नज़र आते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, या फिर फिलामेंट की तरह नज़र आते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, इनकी अपीयरेंस कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के तौर पे देखे गए हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें नज़र आती हैं? इसमें हमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नज़र आता है, मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें क्रिस्टी, F1 पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन्स की। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर के तौर पे जिसको कट करके डाइसेक्ट करके यहाँ पे दिखाया गया है। यानी कि अगर हमारे पास ये डस्टर है, डस्टर को हम यहाँ से सेंटर से काट के आधा हिस्सा ऊपर वाला हटा लें और फिर इसको देखें तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डाइसेक्शन होगा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर के तौर पर यहाँ पे मौजूद है। बुक में भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती डायग्राम है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मेम्ब्रेन्स की। मेम्ब्रेन्स के बारे में ऑलरेडी हम
डेफिनेशन में ये बात कर चुके हैं कि डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यहाँ भी उसी चीज़ को हम देखेंगे। दो तह हैं, सबसे बैरूनी तह और फिर उसके अंदर वाली तह। बैरूनी तह को हम आउटर मेम्ब्रेन और अंदरूनी तह को हम इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। बैरूनी तह जो है इसमें किसी किस्म का कोई बिगाड़ नहीं, किसी किस्म के कोई गड़े इन्वेजिनेशंस नहीं है, ये सिंपल है, ये स्मूथ है। जबकि जो अंदरूनी तह है इसके अंदर इन्वेजिनेशंस हैं। इसकी जगह ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये मुख्तलिफ जगहों से अंदर की तरफ धंसी हुई है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है। और ये इन्वेजिनेटेड पार्ट जो इस इनर मेम्ब्रेन का है अंदरूनी वाली साइड पे, इन इन्वेजिनेटेड पार्ट्स को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। फिर मजीद कुछ मखसूस कंपार्टमेंट्स हैं, मखसूस हिस्से हैं जो कि इन मेम्ब्रेन्स के अंदर हमें नजर आते हैं। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियानी एरिया को हम नाम देते हैं, यानी अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें और उसके दरमियानी एरिया में इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियानी एरिया को हम नाम देते हैं आउटर कंपार्टमेंट का। इसी को हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड की तो इसको हम नाम देते हैं इनर कंपार्टमेंट। इसी को हम इनर चैम्बर भी कहेंगे। इसी के अंदर स्पेसिफिक जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। बुक में इस तरह भी बताया गया है कि इनर कंपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर वाली ये जो जगह है जहां पे हमें डॉट्स और ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसको हम इनर कंपार्टमेंट के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यही चीज हमारे यहाँ पे भी मौजूद है। मेम्ब्रेन्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, इसमें दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। और याद रखिएगा मेम्ब्रेन्स बाकी मेम्ब्रेन्स की तरह लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल होगी, इनका स्ट्रक्चर बाकी ऑर्गेनेलीज की तरह ही होगा। और यह भी कहा गया है साइंटिस्ट के मुताबिक कि ये जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज की जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल, उसको फॉलो करती हैं। आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इट मीन ये स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या है, इट इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं है। इट कंटेन्स इनफोल्डिंग्स, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे अंदर की तरफ जो है वो इनर मेम्ब्रेन धंसी हुई है, इन्वेजिनेटेड है टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं है, इसमें जगह जगह गड़े मौजूद है और वो गड़े क्या है, अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है। दीज इनफोल्डिंग्स, वो जो इनफोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें ऑब्जर्व करने को मिली, जिनको हमने देखा, दीज इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो जो फोल्डिंग्स हैं अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। सिंगुलर क्रिस्टा होगा और मल्टीपल प्लूरल जो है वो क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी का लफ्जी मतलब, एटिमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ही इन्वेजिनेटेड है, इनफोल्डिंग है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और क्रिस्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में स्पेसिफिकली। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल का ताल्लुक इनर मेम्ब्रेन के साथ है। इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी टिप जो है वो बहुत मोटी हो, जैसे कील है, नेल यानी कील, कील की जो टिप है वो मोटी होती है, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा वाइडर नहीं होता। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो टिप से मोटा हो और बाकी जो है उसकी विड्थ कम हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नॉब लाइक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड पे क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इनको ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। इनकी तादाद वेरी करती रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से 1,00,000 तक F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में ऑब्जर्व किए गए। अच्छा, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व किया जिसको F1 पार्टिकल का नाम दिया, F1 स्टैंड किस चीज के लिए करता है, F1 किसको प्रेजेंट करता है, F स्टैंड या प्रेजेंट करता है फ्रैक्शन को, और 1 यानी फर्स्ट फ्रैक्शन है। इसकी अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझें तो F1 पार्टिकल एक्चुअली क्या है, एक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी सरफेस इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है जिसका नाम है एटीपेज। इस एंजाइम को एटीपेज भी बोला जाता है, एटीपी सिंथेज भी बोला जाता है, एटीपी सिंथेटेज भी बोला जाता है। इस एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा F0 कहलाता है
और दूसरा हिस्सा F1 कहलाता है। F0 वो हिस्सा है जो मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, जो हमें नॉर्मली नजर नहीं आता, ये F0 होगा। जबकि अगर हम बात करें F1 की, तो ये जो बैरूनी हिस्सा जितना भी हमें इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर का नजर आ रहा है, ये F1 है। और ये दोनों मिलके इस एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं, दोनों मिलके इस एंजाइम को बनाते हैं जिसको हम एटीपेज बोलते हैं। ये एटीपेज क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक्चुअल फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो F0 F0 यानी कि जीरो फ्रैक्शन, यानी वो हिस्सा जो मेम्ब्रेन के अंदर दंसा हुआ है, अंदर मौजूद होता है। और मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा क्या है? F1 पार्टिकल है, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन है। तो ये बैरूनी हिस्सा जो नॉब लाइक है और अंदरूनी हिस्सा जो धंसा हुआ है, दोनों मिलके एटीपेज की फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंजाइम क्या है? फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसी के बारे में यहां बताया गया है। F1 का पार्टिकल यानी फर्स्ट फ्रैक्शन पार्टिकल, इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी, यानी क्रिस्टी की जो अंदरूनी सरफेस है, इनर मेम्ब्रेन की जो अंदरूनी तह है, इनर लेयर है। इट कंटेन मैनी नॉब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे नॉब लाइक स्ट्रक्चर इस पर मौजूद होते हैं। दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड F1 पार्टिकल। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं, जो कि एक्चुअली क्या है? एटीपी सिंथेस या एटीपेज का हिस्सा है, जिन्होंने क्या करना है? एनर्जी प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प करनी है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर में पार्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, जिसको हम इनर चैम्बर या इनर कंपार्टमेंट का नाम दे चुके हैं, इस स्पेस में क्या है? स्पेसिफिक जेल या जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है। ये जेल या जेली लाइक सब्सटेंस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें हमें डीएनए मिलेगा जो कि सर्कुलर है, बैक्टीरिया की तरह। इसमें राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये वो राइबोसोम्स हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो 70S है, और 70S बैक्टीरिया से सिमिलैरिटी रखता है। सो सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम्स इसके अंदर। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, और ये सारे मिल के इनर कंपार्टमेंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती हैं, और स्पेशली इस माइटोकॉन्ड्रियल, इस जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर मौजूद रहते हुए माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग में हेल्प कर रही होती हैं। इन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इनसाइड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन यानी कि इनर चैम्बर की बात की जा रही है। देयर इज अ जेल लाइक मटीरियल, जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, और इस जेल लाइक सब्सटेंस को नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। This gel-like substance in inner compartments inside the inner membrane is known as mitochondrial matrix. It consists of DNA, यानी इसमें DNA मौजूद होता है, और ये DNA सर्कुलर DNA है। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि 70S होते हैं। इसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, 70S राइबोसोम। फिर इसमें F1 पार्टिकल, जिनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, एंजाइम, कोएंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं। फिर इन एंजाइम की मौजूदगी, एंजाइम, कोएंजाइम, डीएनए, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें एक तरफ तो माइटोकॉन्ड्रिया को उसकी मदद कर रही हैं उसके काम के अंदर, साथ ही साथ ये भी कहा गया है, ये भी बताया गया है कि इन सब्सटेंसेस के साथ साथ ये जो डीएनए मौजूद है और साथ ही साथ राइबोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया को इस काबिल बनाते हैं कि कुछ प्रोटीन ये बजाते खुद उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सारी तो नहीं कर सकते, सारी प्रोटीन की फॉर्मेशन तो ये खुद नहीं कर सकते, कुछ ऐसी भी हैं जो कि इनको बाहर से चाहिए होती हैं, बाहर से ये लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं प्रोटीन्स जो ये खुद बना सकते हैं इन राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से। इट मीन के कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी है, अपनी अंदरूनी एक्टिविटीज या रिक्वायरमेंट, उसको ये पूरा कर सकते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडीज भी कहा जाता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी जो खुद कफील हो, अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करती हो। लेकिन सेमी ऑटोनोमस यानी कुछ अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करे, कुछ ना कर सके, यानी बैरूनी उनको हेल्प हासिल हो। सेमी ऑटोनोमस के साथ साथ डीएनए और राइबोसोम जहां कुछ प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, वहीं यही डीएनए और राइबोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया को इस काबिल भी बनाते हैं कि ये रेप्लिकेशन खुद करके अपने जैसे नए माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकें।
प्रोटीन प्रोडक्शन की वजह से और अपनी ही कॉपीज खुद तैयार करने की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। और ये सलाहियत किसकी वजह से? डीएनए की वजह से और इसमें मौजूद राइबोसोम्स की वजह से। ये डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को इस काबिल बनाते हैं कि ये अपनी ज़रूरियात बहुत सारी हद तक खुद पूरी करते हैं और खुद रेप्लिकेट करके नए माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं, इसीलिए अपने जैसे खुद तैयार कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, प्रेजेंस ऑफ ऑन डीएनए, अपने डीएनए की मौजूदगी, साथ ही साथ राइबोसोम्स की मौजूदगी enables them to make some protein, इनको इस काबिल बनाती हैं कि ये अपने कुछ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकें। That's why mitochondria are also known as self-replicating organelle। यही वजह है कि हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। डीएनए और राइबोसोम की मौजूदगी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई तो ये अपना हिस्सा यानी अपने जैसे खुद माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर सकते हैं, अपनी कॉपीज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खुद तैयार कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शन से रिलेटेड। अगर हम बात करें फंक्शनिंग की तो 3 बुनियादी तौर पर इसके फंक्शंस हैं, या यूँ कह लें कि हमारे सिलेबस के अंदर इसके फंक्शन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। साइट ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेवरल वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस, वाइटल का मतलब इंतहाई ज़रूरी, बहुत अहम मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होते हैं, इसलिए इट इज़ अ साइट ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन, रीजनरेशन ऑफ एटीपी। सबसे पहले हम बात करेंगे साइट ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी बहुत सारे सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की ये जगह है। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, वो क्रेब्स साइकिल हो सकता है, वो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन या उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से मुराद फैटी एसिड को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन से मुराद ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी प्रोड्यूस करना, एटीपी की फॉर्मेशन करना। जबकि इसी के साथ साथ क्रेब साइकिल, तो एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में डिवाइड है, उन्हीं 4 स्टेप में से एक स्टेप जो है वो क्रेब साइकिल है, और ये क्रेब साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का वो स्टेज है जो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी की सारी एक्टिविटीज या ये सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस क्यों कर सकता है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या है, वो सारी चीजें मौजूद हैं जो इसको इस काबिल बना रही हैं। क्या क्या मौजूद है? एंजाइम्स, कोई एंजाइम मौजूद है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद है, वो सारी चीज़ें, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंजाइम कोएंजाइम वगैरह, ये सारे के सारे ही तो चाहिए इन केमिकल रिएक्शंस को पूरा करने के लिए। इसीलिए इनकी मौजूदगी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के इस काबिल बनाती है कि ये अपना ये रिएक्शंस को पूरा कर सके, इनको कंप्लीट कर सके। यही बात यहाँ लिखी गई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इट इज द साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हो रहे होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर ये केमिकल रिएक्शंस ना हो तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि यही केमिकल रिएक्शंस एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस की कुछ मिसालें दी गई हैं। क्रेब साइकिल है, उसमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है और उसी के साथ साथ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, इसलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। सेकंड, सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि फूड मटेरियल का ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन को मजीद हमने अलग पॉइंट के अंदर यहाँ एक्सप्लेन किया। होता यूँ है कि फूड मटेरियल, वो फूड जो हमने खाई किसी भी सूरत में, कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, लिपिड्स की सूरत में, या प्रोटीन, स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वो ग्लूकोज फॉर्म में हो सकती है, वो अमीनो एसिड की फॉर्म में हो सकती है, वो फैटी एसिड की फॉर्म में। ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फैटी एसिड सेल तक जाएंगे, सेल इनको तोड़ेगा और इनको तोड़ के क्या इनसे एनर्जी हासिल करेगा। ये जो ग्लूकोज वगैरह को कंप्लीटली ब्रेक करना है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और ये कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ग्लूकोज वगैरह से ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनको तोड़ेगा, उनको ऑक्सीडाइज करेगा, उसमें से निकलने वाली एनर्जी को क्या है, एटीपी की सूरत में कन्वर्ट करेगा और एटीपी की फॉर्मेशन होगी। एटीपी एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी करेंसी है। सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होगी वो इस एटीपी से हासिल कर लेगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्ट फूड से ही क्यों नहीं हासिल हुई, एटीपी से क्यों ली जा रही है? तो जवाब याद रखिएगा, फूड मटेरियल एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, चाहे वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको तोड़ने में वक्त लगता है, उसमें से एनर्जी निकालने में टाइम लगता है। सेल इतना इंतजार अगर करे तो डेड हो सकता है। इसीलिए क्या है, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, टाइम कंज्यूमिंग है। जितना भी टाइम रिक्वायर होगा वो टाइम सेल लेगा, या जहां जहां उसकी ब्रेकडाउन होगी वो ब्रेकडाउन के बाद क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होकर एटीपी को दे दी जाती है। ये एनर्जी पैकेट्स एटीपी की फॉर्म में क्या है, सेल के अंदर मौजूद होते हैं और हाईली अनस्टेबल है। जैसे ही सेल को एनर्जी रिक्वायर होगी फौरन ही क्या है, एटीपी को तोड़ा जाएगा, एटीपी से एनर्जी हासिल होगी और ये एनर्जी जो है वो सेल यूज करके सर्वाइव कर सकेगा, अपनी फंक्शनिंग, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकेगा। तो यही चीज यहां पे लिखी गई है, यही बताया गया है। इन सेलुलर और एरोबिक रेस्पिरेशन फूड पार्टिकल्स आर ऑक्सीडाइज, यानी फूड मटेरियल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन करना, और ऑक्सीडेशन से मुराद क्या है, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन ऐड करके तोड़ना। तो फूड मटेरियल को भी ऑक्सीजन ऐड करके तोड़ा जा रहा है। सो respiration in cellular or aerobic respiration food particles are oxidized by mitochondria and extracted energy, जो एनर्जी हासिल होगी is used to make ATP, उस हासिल होने वाली एनर्जी से ATP बनाए जाएंगे। ATP क्या है, these are energy packets, cell use this energy, यानी वो जो ATP की फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल है ऑन डिमांड, जब भी जरूरत होगी सेल इस एटीपी की सूरत में अवेलेबल एनर्जी को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेगा। आखिरी हमारा पॉइंट है रीजनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी मौजूद है एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी सोर्स के तौर पे सेल के अंदर। सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होगी वो एटीपी को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी एटीपी टूटेगा तो एटीपी टूटने पर एनर्जी तो देगा, एनर्जी सेल यूटिलाइज करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर प्लस फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो एडीपी है, फास्फेट इसमें से अलग हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फास्फेट इसके पास हैं, तीसरा अलग हो गया। 3 फास्फेट थे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहला रहा था, 2 फास्फेट हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में कन्वर्जन इसलिए हुई क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज हो गई है, सेल ने उसको यूटिलाइज किया है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी क्या होगा कि अगर इस साइड पे रिएक्शन को ले जाएं तो भी ऐसा पॉसिबल है कि एटीपी टूटने पर एनर्जी एडीपी और फास्फेट हासिल होगा। सेल को जब एनर्जी चाहिए होगी वो ऐसे ही करता है कि एटीपी को तोड़ के एनर्जी ले लेगा, साथ ही साथ क्या है, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एडीपी और फास्फेट रह जाते हैं। लेकिन जब भी ऑक्सीडाइजेशन होगी फूड मटेरियल की, जो कि सेल के अंदर हो रही होती है, तो क्या होगा कि एडीपी के साथ ये फास्फेट ऐड किया जाएगा और इस एडिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो रेस्पिरेशन के जरिए, ऑक्सीडाइजेशन के जरिए अवेलेबल होगी। एडीपी प्लस फास्फेट और एनर्जी को ऐड करके दोबारा से एटीपी रीजनरेट कर ली जाएगी। तो यही बात यहां पे लिखी गई है, रीजनरेशन ऑफ एटीपी, यानी वो जो एडीपी थे उनको एटीपी में कन्वर्ट करने का काम और उनमें दोबारा से एनर्जी भरने का काम भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। When cell use the energy, जब सेल एटीपी की एनर्जी यूज करता है, when cell use the energy of ATP, mitochondria again get energy, sorry, when cell use the energy of ATP, it is converted into ADP. जब सेल एटीपी की एनर्जी यूज करता है तो ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ऑक्सीडाइज किया, उसमें से एनर्जी हासिल करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी। एटीपी जब इस्तेमाल होगी तो उसमें से एनर्जी सेल अलग करके उसे यूज कर लेगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। सेल इसी दौरान क्या है, फूड मटेरियल जो नया अवेलेबल हुआ उसको ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी हासिल करेगा, उस एनर्जी को दोबारा से एडीपी और फास्फेट जोड़ने के लिए यूज करेगा। इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी के अंदर और इसको हम कहेंगे कि ये रीजनरेशन ऑफ एटीपी है। तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो कि सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस की फॉर्म में, सेलुलर रेस्पिरेशन की फॉर्म में और रीजनरेशन ऑफ एटीपी की फॉर्म में मुकम्मल हो रहे हैं। इन सभी में जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो पावर प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी अवेलेबिलिटी है, एटीपी फॉर्मेशन के हिसाब से है, एटीपी की प्रोडक्शन से जो है वो मिलता है।
क्योंकि मेन फंक्शन इसका पावर प्रोडक्शन के साथ है, एनर्जी प्रोडक्शन के साथ है, एटीपी फॉर्मेशन के साथ है। इसीलिए हमने स्टार्ट में ही इसके बारे में ये कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल का नाम भी देते हैं। आखिर में हमने 2 बातें इससे रिलेटेड करनी है, वो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमने कुछ चीज़ें देखी जिनमें डीएनए, राइबोसोम स्पेशली हमने डिस्कस किए। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बैक्टीरिया के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं। किस बेस पे? बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन बेसिस पे ये माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलैरिटी रखते हैं बैक्टीरिया के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए है तो बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम्स हैं तो बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी 70s राइबोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपीज जब तैयार करता है तो ये बाइनरी फिशन के जरिए 1 से 2 में चेंज होकर अपनी कॉपीज तैयार करता है। और ऐसा ही तो है कि बैक्टीरिया के अंदर ही इसी तरह बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, वो बाइनरी फिशन के जरिए 1 से 2 में चेंज होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम सेल फ्रैक्शनेशन के जरिए बहुत ही जेंटली अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करके आर्टिफिशियल मीडियम में रखें तो ये क्या कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी होने की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया की बैक्टीरिया के साथ सिमिलैरिटी होने की वजह से साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर करती है ये चीज़, और इस तरफ लाती है। एक हाइपोथेसिस भी है जिसको हम नाम देते हैं एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, और इसी फॉर्मेशन में मेन पॉइंट हमारा इसी से मुंसलिक है, इसी से जुड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक क्या है कि प्रोकैरियोट्स ने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया, निगला, उनको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि उनको अपने जिस्म का हिस्सा बनाया, और वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गए। तो ये चीजें, ये सिमिलैरिटी भी उस एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस को तकवीयत देती हैं, उसको स्ट्रेंथ देती हैं कि सिमिलैरिटी बहुत सारी चीजों में है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर, और आइदर ऐसा हुआ होगा कि वाकई ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसी न किसी बैक्टीरिया की चेंज फॉर्म है। ये यूं कह लें कि कोई बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया ही था जो अंदर जाके प्रोकैरियोट के अंदर जाके क्या है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हुआ, और इससे वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में चेंज हुआ। एक और बात भी बहुत ही काबिल जिक्र और अहम कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे मैं अपनी बात करूं, आपकी बात कर रहा हूं, या किसी भी जानदार, स्पेशली वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनकी बात की जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी यंग वन की बॉडी में जो मौजूद होते हैं वो मदर से आए हुए होते हैं। उसकी वजह क्या है? इस वजह ये है कि अगर हम बात करें ना स्टार्ट की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, 2 चीज़ें, यानी एक तरफ से मदर साइड से एग आता है, फादर साइड से क्या है, स्पर्म आते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसमें एक हेड रीजन होता है, इसमें मिडल पीस होता है, मिडल पीस, और फिर एंड पार्ट इसका टेल होता है। जबकि एग जो है वो इस तरह, इसमें न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद होती है। हेड पीस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो क्या होता है कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही क्या है स्पर्म का, जो कि हेड रीजन कहलाता है, वो इस एग के साथ फ्यूज होता है। अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही रह जाते हैं, वो तो अंदर जाते ही नहीं, और इसी ने तो नेक्स्ट जाइगोट में चेंज होना है, और इसी जाइगोट से ही क्या है फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होनी है। तो स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो तो बाहर ही रह गए, वो तो मजीद आए ही नहीं है। इसीलिए इंडिविजुअल जो जाइगोट से इंडिविजुअल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, वो क्या है, उसमें जो मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है वो एग सेल से आए और एग मदर से आता है। इसीलिए ये बात साबित होती है कि बॉडी में किसी भी इंडिविजुअल्स, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखने वाली स्पीशीज में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर साइड से आ रहा होता है और मदर साइड से सिमिलैरिटी रखता है। लास्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें, और इंपॉर्टेंट इवन लॉन्ग के तौर पे भी है शॉर्ट क्वेश्चन। ये टॉपिक यहाँ पे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इसको क्यों कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों कहा जाता है, इसकी वजह बताया एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। क्रिस्टी क्या है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और इवन क्रिस्टी को सिस्टर्नी के साथ कंपैरेटिवली पूछा जाता है, और इसी के साथ साथ F1 पार्टिकल की डिटेल पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और साथ ही साथ क्या है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, किसी भी हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है क्लियर होगा।
किसी भी किस्म का कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।